आमदीद। हम आज मौजूद हैं अपने शो सेहत है ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में, उन बच्चों के बारे में जो किसी भी वजह से माजूर हो जाते हैं, किसी भी ट्रॉमा की वजह से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मनान, जो कि अविसिना मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पीडियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपी है क्या, और इसके जो एक टर्म है, अननोन टर्म है बच्चों के लिए, कि बच्चों की फ़िज़ियोथेरेपी किस तरह होती है और क्यों होती है। फ़िज़िकल थेरेपी वैसे तो एक बहुत ही कॉमन टर्म है और बड़ी वास्ट फील्ड है। इसमें अभी पाकिस्तान में एक स्पेशलिटी शुरू करवाई गई है जिसमें बाकायदा पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई जा रही है पीर्स रिहैब के नाम से। इसमें बेसिकली होता यह है कि जो बच्चों में पैदाइशी ज़हनी या जिस्मानी मजबूरी आ रही होती है, हम उसको डील करते हैं। इसमें बहुत सी डिजीज़ होती हैं, लाइक सेरेब्रल पाल्सी होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है, डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, या पोलियो वगैरह के इशूज़ जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, उनको डील करने के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है। फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को तो उनको पीर्स रिहैब स्पेशलिस्ट कहा जाता है या पेडियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट कहा जाता है। आपने वर्ड यूज़ किया माइलस्टोन्स के बारे में, तो ये पेरेंट्स को किस तरह से पता चलेगा कि माइलस्टोन क्या, एक तो आप माइलस्टोन के बारे में बताएं कि माइलस्टोन होते क्या हैं, और दूसरा पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि बच्चे के पहले रोने से लेकर उसकी बढ़ती एज तक माइलस्टोन्स को किस तरह से उनका पता चलेगा कि ये क्या है और इनको किस तरह अचीव किया जाए। माइलस्टोन वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। हम पेरेंट्स को अमूमन गाइड करते हैं कि जब भी कोई बच्चे में इशू आ रहा होता है तो आप सबसे पहले उसमें माइलस्टोन चेक करें कि बच्चा किस एज में अपनी नेक होल्डिंग करता है, बच्चा किस एज में बैठना शुरू करता है, या वो कब खड़ा होना शुरू होता है। ये वो माइलस्टोन्स होते हैं जो बहुत ही बेसिक होते हैं और इनको देखते हुए हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चे में किस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये माइलस्टोन्स हम पेरेंट्स को गाइड भी करते हैं कि जो बेसिक माइलस्टोन्स हैं उनको आप ना सिर्फ याद करें, उनमें बच्चों को ऑब्जर्व करें कि जब भी कोई ऐसी चेंजेस आ रही होती हैं जो बच्चे में वो नॉर्मली आम बच्चों में नहीं होती, तो आप फ़ौरन किसी भी अपने रिहैब स्पेशलिस्ट को कॉन्टैक्ट करें। तो इसमें से क्या क्या हो सकता है कि बच्चे का के नाम है अपने हाथ पाँव को हिलाना, गर्दन संभालना, कमर को सीधा होकर बैठना या उसमें करवट लेना, ये सब कुछ चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम इजीली इनको दो तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ज़हनी मजबूरी हो सकता है, दूसरा जिस्मानी मजबूरी हो सकता है। ज़हनी मजबूरी में हम बच्चे को फेशियल एक्सप्रेशन से भी पहचान सकते हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बच्चे के ज़रा डिफरेंट होते हैं। ऐसी कंडीशन में हम बच्चे की ग्रोथ के साथ उसके बिहेवियर को चेक कर सकते हैं, उसका आई कॉन्टैक्ट चेक कर सकते हैं, उसका अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह से कॉन्टैक्ट है, वो बात करना शुरू करता है या नहीं करता, वो वोवल साउंड्स निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा, इनको देख सकते हैं। उसके बाद एक मेन चीज़ आती है जिसको हम जिस्मानी मजबूरी कहते हैं। इसमें अमूमन बच्चे को विजुअली आप असेसमेंट करके भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चे की क्या कंडीशन है, उसमें कौन से एरियाज़ इन्वॉल्व हैं, उसके हाथों पाँव का कोई मसला है, उसके कोई स्टिफनेस आ रही है बाजुओं में, या उसको चलने फिरने में कोई मसला आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम बेसिकली माइलस्टोन्स को चेक करते हैं कि बच्चा अगर 3 महीने में अपनी गर्दन संभाल रहा है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर कर लेंगे। अगर इससे ज़्यादा टाइम वो ले रहा है तो इसका मतलब है उसको नेक होल्डिंग में कोई इशू आ रहा है। तो अगर वो ये बेसिक मूवमेंट्स में उनको इशूज़ आ रहे होते हैं तो आगे चल के भी बच्चों को इशूज़ आते हैं। तो इसलिए हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि आप शुरू में इन बेसिक माइलस्टोन्स को चेक कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनमें कोई ज़हनी मजबूरी है, जिस्मानी मजबूरी है या नहीं। कुछ माएँ कहती हैं कि बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हर चीज़ को सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को करता है, ये बच्चा थोड़ा देर से चलना शुरू हुआ है, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना या ये कहना कि देर से गर्दन संभाली कोई बात नहीं, करवट देर से लेता है कोई बात नहीं, सुस्त है बच्चा, तो ये इन सब चीज़ों को इग्नोर करना क्या ठीक है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अमूमन जॉइंट फैमिलीज़ में लोग रह रहे होते हैं। एक तो पहले पेरेंट्स को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, और दूसरा जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से जो बाकी हाउस होल्ड में आपके लोग होते हैं जो जिनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपकी फैमिली में, दादा दादी या नाना नानी भी अमूमन, और बाकी जो घर में लोग होते हैं वो आके पेरेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं कि आप बच्चे को इस तरह से कर दें और आप बच्चे को इस तरह से कर दें, ये बाकी बच्चों से कंपेयर कर रहे होते हैं उसको। ऐसी कंडीशन में हम उनको पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आप जब भी किसी से कंसल्ट करें तो प्रोफेशनल का मशवरा लें, क्योंकि बाकी लोग भी अनअवेयर होते हैं उन चीज़ों से। तो एक तो आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, दूसरा ये कि आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। अमूमन ऐसा होता है कि अगर बच्चे में हम कंसीडर कर लेते हैं कि 3 मंथ में नेक होल्डिंग आनी चाहिए, अगर 4 to 5 मंथ में नेक होल्डिंग अचीव कर लेते हैं तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम वो ले रहा होता है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर नहीं करते और पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको कंसर्न होने की ज़रूरत है और प्रोफेशनल से डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोफेशनल से आप डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स की रिहैब भी साथ होना लाजमी होती है, उनको समझाना कि ये जो बच्चे की ग्रोथ में डिले हो रहा है और बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मदर्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग ऑब्वियसली ज़रूरी होती है, क्योंकि सबसे पहला डॉक्टर जो होता है बच्चे का वो उसके पेरेंट्स से होते हैं। जब तक पेरेंट्स खुद
खुद ऑब्जर्व नहीं करेंगे कि बच्चे में कोई मसला आ रहा है, तब तक वो किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ना सिर्फ पेरेंट्स को गाइड करना, बल्कि बहुत से ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जहाँ पर हमें जेनेटिक काउंसलिंग करना पड़ती है कि अगर एक फैमिली में कॉन्टीन्यूसली कोई स्पेशल बच्चे चले आ रहे हैं या कॉन्टीन्यूसली कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ ट्रैवल कर रही है थ्रू आउट द जनरेशंस, तो हम वहाँ पर जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, बाकायदा जेनेटिक टेस्टिंग होती है। उसके बाद पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि आपको बच्चा प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आने वाले आपके बच्चों में कोई ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं लाइक थैलेसीमिया है, उसमें अंडरस्टूड बात होती है कि अगर दोनों पेरेंट्स उसके कैरियर हैं तो हमें उनको गाइड करना होता है कि आप या तो ये शादी ना करें, या फिर अगर शादी हो गई है तो आप बच्चे को प्लान कर किस तरह से करना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को काउंसल करने की ज़रूरत होती है। उम्मीद है हमारी ऑडियंस ने आज के सेशन से बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अगर आपके कोई मज़ीद सवालात हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दें, हम मिलेंगे आपसे एक नई कंटेंट, एक नई अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।